Good morning, students. Welcome to the channel NCERT Biology Classes of 11. इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 11 NCERT बायोलॉजी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में लाइन बाय लाइन दिया जाएगा. Okay. Now I will teach you chapter 2 biological classification line by line in Hindi. Let's start. Now let's learn. This is chapter 2 biological classification. अब हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है क्या. देखिए, इस पृथ्वी पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना. बहुत वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जिनको आसानी से हमें स्टडी करने के लिए इनका क्लासिफिकेशन होना ज़रूरी है. इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं. मान लीजिए आप लाइब्रेरी में किताबें लेने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत सी किताबें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और सब मिक्स किए हुए हैं. तो आपको ढूंढ कर उसे निकालना पड़ेगा. अगर आपको बायो की बुक्स चाहिए या मैथ की बुक्स चाहिए तो आपको उसे ढूंढ कर निकालना पड़ेगा. लेकिन अगर उन्हीं किताबों को, है ना, उन्हीं किताबों को क्या कर दिया जाए, क्लासीफाई कर दिया जाए. मतलब फिजिक्स की किताबें अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग और मैथ की अलग, है ना, और पे एक स्टिकर चिपका दिया जाए और उस पर किताब लिख दिया जाए सब्जेक्ट का नाम. तो आप आसानी से देखेंगे. आपको अगर बायो की किताब चाहिए तो आप आसानी से बायोलॉजी लिखे हुए सेल्फ में जाएंगे और वहाँ से आप किताबें ले लेंगे. ठीक है. तो इस तरह से कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत सारे मौजूद हैं, है ना. तो हम उनकी स्टडी, उनके बारे में जानकारी आसानी से, बहुत सारे हैं चूँकि, तो हमें जानकारी लेने में बहुत ही परेशानी हो सकती है. लेकिन अगर वो क्लासीफाई होंगे कुछ कैरेक्टर के आधार पे, है ना, तो हम आसानी से उनकी पहचान कर सकेंगे और उनके बारे में स्टडी भी कर सकेंगे. तो इसी तरह के प्रोसेस को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की को क्लासीफाई किया गया है, इसलिए बोला जा रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके. Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. सभ्यता के शुरू होने से ही क्या हुआ, बहुत तरह से अटेम्प्ट किया गया, बहुत प्रयास किया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की, है ना, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्गीकरण किया जा सके. जब से सभ्यता शुरू हुई तब से ही इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वेयर साइंटिफिक बट born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter and clothing. Okay. ये सहजता से किया गया, क्राइटेरिया के आधार पर नहीं किया गया, है ना. जो क्लासिफिकेशन किया गया वो साइंटिफिक आधार पर नहीं किया गया, बट बोर्न आउट ऑफ ए नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज. यूज के आधार पर मतलब उसका किस तरह से यूज किया जा रहा है, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग के आधार पे. मतलब भोजन के रूप में यूज किया जा रहा है, आवास के रूप में यूज किया जा रहा है, कपड़े के रूप में यूज किया जा रहा है. तो आवश्यकता के अनुसार उसको क्लासीफाई किया गया. अरिस्टोटल वाज द earliest to attempt a more scientific basis for classification. अरिस्टोटल जो थे, है ना, अरिस्टोटल जो थे, इन्होंने पहली बार अटेम्प्ट किया, है ना, साइंटिफिक बेसिस पर क्लासीफाई करने की. What is herbs? Herbs are the smallest and have soft stem. Example, tulsi and coriander. हर्ब्स जो होता है बहुत ही छोटा होता है और इसके स्टेम जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. इसका एग्जाम्पल है तुलसी एंड कोरिएंडर. श्रब्स जो होते हैं, श्रब्स आर टॉलर देन हर्ब्स एंड कंटेन सेवरल स्टेम्स. which grow from near the ground. सर्ब्स जो होते हैं वो हर्ब से टॉलर होते हैं और इसके बहुत सारे
स्टेम्स होते हैं जो ग्राउंड के पास से निकले हुए होते हैं। एग्जाम्पल है रोज एंड लेमन। नाउ ट्रीज। ट्रीज आर द टॉलेस्ट प्लांट्स विच कॉन्टेन वुडी ब्रांचेस। ट्रीज जो होता है बहुत टॉल होता है, हर्ब्स और श्रब्स से बहुत ज़्यादा टॉल होता है, और इसके जो ब्रांचेज होते हैं वो वुडी ब्रांचेज होते हैं। सख्त ब्रांचेज कह सकते हो, हार्ड ब्रांचेज कह सकते हो, है ना। एग्जाम्पल है मैंगो, कोकोनट एंड बनियान ट्री। He also divided animals into two groups, those which have had red blood and those that did not. उन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया, वैसे एनिमल जो रेड ब्लड रखते हो और जिसके ब्लड जो रेड ब्लड सेल्स नहीं रखते हो, ठीक है ना। तो जो एनिमल रेड ब्लड सेल कंटेन करते थे उनको कहा गया इनेमा। जिनमें रेड ब्लड सेल होते पाए गए उन्हें कहा गया ENEMA, इनेमा। और जिसमें डू नॉट रेड ब्लड सेल, जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं पाए गए उसे कहा गया एनीमा, ANEMA, एनीमा। अब इनीमा जो है जिसमें रेड ब्लड सेल पाए गए उसके एग्जाम्पल हैं वर्टिब्रेट। और जिसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं पाए गए उसे कहा गया एनीमा, ANEMA। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आएंगे इनवर्टिब्रेट्स, इसमें आएंगे इनवर्टिब्रेट्स। ओके, in lineage time a two kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that included all plants and animals respectively. lineage के टाइम पे प्लांट का lineage के टाइम पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था, है ना। पहला था प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया। प्लांटी में नेचुरल है, सारे प्लांट्स इंक्लूड किए जाएंगे, और एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स थे इंक्लूड किए गए थे। This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes. लेकिन इस सिस्टम में कहा जाता है प्लांटी और एनिमेलिया दो तरह के पार्ट में डिवाइड किए हुए थे, क्लासिफाई किए हुए थे ऑर्गेनिज्म। लेकिन इसमें भी कुछ कमी थी। क्या कमी थी? दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। इस सिस्टम में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को अलग अलग, हाँ, प्रोकैरियोट्स के बीच अलग अलग डिफरेंस को ऑब्जर्व नहीं किया गया था, है ना, डिफरेंस नहीं किया गया था। दूसरा प्रॉब्लम था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी डिफरेंस, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी डिफरेंस नहीं किया गया था। एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फोटोसिंथेटिक में आ जाएंगे ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक में फंजाई जैसे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, तो उनके बीच भी डिफरेंस नहीं किया गया था। ओके,
Classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म का किया गया प्लांट्स और एनिमल्स के रूप में किया गया है ना, लेकिन इसे आसानी से समझा, इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। कुछ ऑर्गेनिज्म, बहुत बड़ी एक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी थी, है ना, वो ना उसके उसके दिखने में वो ऐसे थे, उसके कैरेक्टर ऐसे थे कि ना तो उसे प्लांट में रखा जा सकता था और ना ही उसे एनिमल में रखा जा सकता था, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हुए। Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. तो इस तरह का दो पार्ट में क्लासिफिकेशन जो था टू किंगडम यानी प्लांटी एंड एनिमेलिया, है ना, तो दो किंगडम के रूप में अगर इसे बांटा गया तो ये पर्याप्त नहीं था। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc. अगर हम बाहरी स्ट्रक्चर की बात करें तो बाहरी स्ट्रक्चर के अलावा भी बहुत से अदर दूसरे कैरेक्टर्स थे जिसको इंक्लूड करना भी जरूरी था, जैसे सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा, नेचर ऑफ वॉल का नेचर कैसा है, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मोड कैसा है, हैबिटेट, वास स्थान उसके कैसे हैं, रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है, एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उसके कैसे हैं, है ना, तो इन सब को भी इंक्लूड करना जरूरी था। Classification systems for the living organism have hence undergone several changes over the time. क्लासिफिकेशन जो सिस्टम के तहत है ना, क्या हुए, लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें बहुत सारे चेंजेस हुए, समय के साथ बहुत सारे चेंजेस होते चले गए। नाउ प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम्स हैव बीन ए कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। The understanding of what groups organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. प्लांट एंड एनिमल किंगडम की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल प्लांट और किंगडम और एनिमल किंगडम जब नाम मिल गया तो ये तो बिल्कुल कांस्टेंट थे, है ना, इनके नाम नहीं बदल रहे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म, ग्रुप्स बदल रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स के नाम बदल रहे हैं, इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम्स। इस किंगडम के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स थे उनमें लगातार हैव बीन चेंजिंग, उनमें लगातार चेंज होते चले गए, मतलब ऑर्गेनिजम्स को बाद में जैसे जैसे कैरेक्टर्स उसके आइडेंटिफाई किए गए उसमें चेंजेस आते चले गए। प्लांट की इसे प्लांट किंगडम में रखा जाए या एनिमल किंगडम में रखा जाए। ओके, number and nature of the other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time. अगर बात किया जाए द नंबर एंड नेचर ऑफ किंगडम की तो ये धीरे धीरे समझा जा सकता है ना, जैसे जैसे साइंटिस्ट आते चले गए और उनके विचार के अनुसार उन्होंने तरह तरह से इसे क्लासीफाई किया। अब देखते हैं थोड़ा सा इन्होंने कि कैसे कुछ साइंटिस्ट की एग्जांपल लेते हैं, उनके नाम के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से कितने ग्रुप में, है ना, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने पहला प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया। इनके बाद फिर
थ्री किंगडम system of classification दिया अर्स्ट हिकल ने। अब इन्होंने थ्री किंगडम के थ्री पार्ट में कैसे डिवाइड किया। पहला था प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया और तीसरा था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी आते हैं। यूकैरियोट्स भी आते हैं। ओके, फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किन्होंने दिया। हर्बर्ट फॉकनर कोपलैंड ने। इन्होंने इसे ऑर्गेनिज्म को चार पार्ट में डिवाइड किया। पहला है प्लांटी, दूसरा है एनिमेलिया, तीसरा है प्रोटिस्टा, चौथा है मोनरा। इसके बाद फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया R.H. व्हिटेकर के द्वारा। R.H. व्हिटेकर के द्वारा इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया। प्लांटी, एनिमेलिया, प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया, तीसरा
फंजाई, चौथा प्रोटिस्टा एंड पांचवा मोनरा। सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने किया? कार्ल ऊज ने। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 6 पार्ट में बांटा, डिवाइड किया। पहला प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया, तीसरा फंजाई, चौथा प्रोटिस्टा एंड 5 मोनरा नहीं लिया, बल्कि इन्होंने मोनरा को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। हो गया 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6। ओके, आइए टेबल 2.1 देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स। 5 किंगडम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस कॉलम में कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है ना। इसके कैरेक्टर्स जो हुए वो हैं, जैसे सेल टाइप, किस तरह का सेल होगा, प्रोकैरियोटिक होगा, यूकैरियोटिक होगा। सेल मेनली 2 टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ओके, सेल वॉल, इसका सेल वॉल जो होगा वो किस मटेरियल का बना होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर होगा, टिश्यू लेवल का होगा, है ना। इस तरह के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उसके बारे में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मोड कैसा होगा, इसको अब डिटेल्स में जानने से पहले थोड़ा सा हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। अब देखिए, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें जो डीएनए होता है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है। किसके कांटेक्ट में होता है? साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चूंकि इसमें अब्सेंट होता है, इसलिए इसमें जो डीएनए मौजूद होता है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है। तो इसमें ट्रू कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए जो डीएनए डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, जो स्पेस होता है, उस स्पेस को कहते हैं, वो जो एरिया होता है उस एरिया को कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। अब थोड़ा सा यूकैरियोट्स की बात करते हैं। तो यूकैरियोट जो होता है, जो यूकैरियोट्स होता है, इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस भी होता है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ भी होता है। प्रॉपर न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। इसमें क्रोमोसोम, डीएनए सब पाया जाता है ना। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है ना। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को कहते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में अगर दूसरे डिफरेंस की हम बात करें, तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये दूसरा डिफरेंस माना जाता है। पहला न्यूक्लियस वाला डिफरेंस था और दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं प्रोकैरियोट में अब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, या कह सकते हो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं इसके कैरेक्टर की तरफ। पहला कैरेक्टर है सेल टाइप, है ना। तो सेल टाइप अब आते हैं 5 किंगडम में। पहला किंगडम है मोनरा। मोनरा क्या होता है? मोनरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है ना। प्रोकैरियोटिक होता है तो नेचुरली इसमें न्यूक्लियोइड होंगे और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होंगे वो अब्सेंट होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि मोनरा जो होता है प्रोकैरियोटिक होता है और मेम्ब्रेन बाउंड इसमें सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होता है। और जितने भी मोनरा के अलावा जितने भी किंगडम हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब हम पहले मोनरा की बात करेंगे, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मोनरा की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक होता है और इसका सेल टाइप अगर कहा जाए तो ये प्रोकैरियोटिक होता है। और अगर सेल वॉल की बात करें तो ये नॉन सेलुलोजिक होता है और पॉलीसैकेराइड का बना होता है। पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड का बना होता है। इसका सेल वॉल जो होता है वो पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड का बना होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा हम पहले बता चुके हैं अब्सेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो सेलुलर होगा, सेल का बना हुआ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो केमोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? केमोसिंथेटिक होते हैं, यानी अपना फूड मटेरियल एक केमिकल से लेते हैं, इसलिए केमोसिंथेटिक कहलाते हैं।
दूसरा बात करें तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब इनमें फोटोसिंथेसिस भी होता है। और ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में ये दो पैटर्न अपनाते हैं फूड मटेरियल लेने का। पहला है सैप्रोफाइटिक और दूसरा है पारासिटिक। पहला है सैप्रोफाइटिक और दूसरा है पारासिटिक। अगर सैप्रोफाइटिक की हम बात करें तो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स वैसे होते हैं जो अपना फूड मटेरियल डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं। ये अपना फूड मटेरियल डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। और पारासिटिक जो होते हैं, पारासिटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे की बॉडी से अपना फूड मटेरियल लेते हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक में भी दो डिफरेंस है, एक है केमोसिंथेटिक और दूसरा फोटोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक जो होंगे वो केमिकल से अपना फूड मटेरियल लेंगे, फोटोसिंथेटिक जो होंगे उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड मटेरियल बनेगा। हाँ, दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक। तो हेट्रोट्रॉपिक में भी दो तरह के होते हैं, सैप्रोफाइटिक और पारासिटिक। सैप्रोफाइटिक जो होते हैं वो अपना फूड मटेरियल डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। पारासिटिक कहने का मतलब है दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड मटेरियल लेना। ओके, अब मोनरा के बाद हम आते हैं प्रोटिस्टा में। दिस इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये यूकैरियोटिक होगा। यूकैरियोटिक के बारे में आप लोग को बता चुके हैं। यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो प्रॉपर न्यूक्लियस होता है ना। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल जो इसका होता है प्रोटिस्टा में सेल वॉल जो होगा वो सेलुलोज का बना होगा। किसका बना होगा, सेल वॉल जो होगा वो सेलुलोज का बना होगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेलुलर लेवल का होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होगा। ठीक है, अब आते हैं फंजाई की तरफ। फंजाई जो होगा वो यूकैरियोटिक होगा। ओके, नेचुरली है, इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होगा और सेल ऑर्गेनेल्स जो होंगे है ना, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। ओके, सेल वॉल जो होगा वो काइटिन, ग्लूकान्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन का बना होगा। काइटिन, ग्लूकान्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन का बना होगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होंगे प्रेजेंट होंगे, नेचुरल है। यूकैरियोटिक का डेफिनेशन पहले बता चुके हैं। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर, लूज टिश्यू कहने का मतलब प्रॉपर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो पाना। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें सैप्रोफाइटिक और पारासिटिक होगा। सैप्रोफाइटिक कहने का मतलब ये जो अपना फूड मटेरियल लेंगे वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेंगे। पारासिटिक दूसरे के बॉडी से अपना भोजन लेना पारासिटिक कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं प्लांटी की तरफ। तो प्लांटी जो होगा ये भी यूकैरियोटिक होगा। प्लांट्स में जो सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू या ऑर्गन लेवल के होते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन नेचुरली आप लोग जानते हैं ऑटोट्रॉफिक होगा जिसमें फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही ये प्लांट्स जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। ओके,
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। ओके, नाउ एनिमेलिया। एनिमेलिया की बात करें तो ये भी यूकैरियोटिक होगा। सेल वॉल इसमें अब्सेंट होगा। एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टिश्यू का भी इसमें फॉर्मेशन होता है, टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो हेट्रोट्रॉफिक होता है। होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें होते हैं। क्या होते हैं? होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। Now, R.H. Whitaker 1969 proposed a five-kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. R.H. Whitaker ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। ओके, इस किंगडम में उन्होंने डिफाइन किया, है ना। उन्होंने क्या किया? 5 भागों में बांटा। क्लासिफिकेशन को क्या किया? जितने भी ऑर्गेनिज्म थे क्लासिफिकेशन करने के लिए 5 पार्ट्स में उन्होंने बांटा। 5 किंगडम को डिफाइन किया। कौन कौन सा? पहला मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। The main criteria for classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. phylogenetic relationships। तो इनका जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का, है ना, इन्होंने मेन किस किस आधार पे किया? सेल स्ट्रक्चर के आधार पे, बॉडी उसका ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे, रिप्रोडक्शन के आधार पे और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पे। टेबल 2.1 gives a comparative account of different characteristics of 5 kingdoms। टेबल 2.1 जो है एक कंपैरेटिव अकाउंट देता है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम के लिए। टेबल 2.1 गिव्स ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। तो 2.1 में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स 5 किंगडम बताया गया है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। ओके, ओके गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय बाय।